पेपर नंबर 2 जो कि आपकी ग्रुप में डाला हुआ था, तो आपके पास फोटो कॉपी उसकी है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड आई होप कि आपने ये घर से नहीं किया होगा, क्योंकि ये वो वाला है जो क्लास में ही करेंगे, ये आपने घर से नहीं करना। मैं ये बात कल ट्राई करना है ना, घर से आप वो बुक करना, ABC वाली क्लास में हम वो करेंगे जो मैं ले रहा हूँ आपको अलग से, सो दैट कि यूनिफॉर्म के लिए सब एक साथ कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इवन withdrew a fixed amount at the end of each quarter. If interest on his drawings during 2019-20 at the rate 10% per annum amounts to rupees 3,000, then find the amount of his quarterly drawings. अदरवाइज क्या होता था, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूछा होता था और ड्राइंग्स दी होती थी। यहाँ उल्टा है, यहाँ पे हमसे ड्राइंग्स पूछी गई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया गया। तो हमने कोई नया फार्मूला नहीं बनाना है, हम उसी फार्मूले से ही करेंगे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला होता है, वही आप जैसे LHS और RHS करते हो। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? टोटल ड्राइंग्स है ना, इसको याद कर लो कि टोटल ड्राइंग्स लेनी है। कई बार ड्राइंग्स मंथली दी होती है आपको, कई बार क्वार्टरली दी होती है, उसको 12 से या 4 से मल्टीप्लाई भी करना है। इसलिए जब आप इसको टोटल ड्राइंग्स वर्ड याद करोगे ना, अपने आप याद आ जाएगा। ठीक, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू n अपॉन 12। बेसिकली यही n जो है ये वेरी करता है। ठीक, अदरवाइज ऐसे निकालते हैं। इस केस में क्या है, हमसे ड्राइंग्स पूछी हुई है और इंटरेस्ट दिया हुआ है। इंटरेस्ट कितना दिया है आपको? 3000। 3000 इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू कितना परसेंट दिया है इंटरेस्ट? 10%। 10 अपॉन 100 एंड द अमाउंट हैज बीन विथड्रॉन at the end of each quarter. How many months are there? The amount has been withdrawn 4.5 months। 4.5 upon 12, इसको LHS RHS जैसे भी आप करते हो 20 कितना बन रही है? 80,000 आएगा। 8 नहीं आया, 3000 का इंटरेस्ट है। 80 यार, आंसर इज 80। 20,000 आएगा। उसने क्या कहा? यस, पॉइंट इज हियर। उसने ड्राइंग्स पूछी तो है, उसने क्वार्टरली पूछी हुई है। सी कहाँ घुमा रहा है वो आपके एक नंबर के लिए। एक नंबर के लिए जो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना सीखा था, उसने वो दे दिया आपको और आपसे ड्राइंग्स पूछ रहा है। आपने 80,000 निकाल ली, लेकिन वो साथ में उसने वर्ड लगा दिया क्वार्टरली ड्राइंग्स। उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, ₹20,000 आंसर आएगा। बात समझ रहे हो? 1 मार्क भी लेना इतना इजी नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं ट्विस्ट है। ट्विस्ट नहीं है ये कोई ट्विस्ट नहीं है ना। ये क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बस। तो इसमें 2 ट्विस्ट डाल दिए, 2 चेंजेस कर दिए। जो हम पढ़ के आए थे, हम पढ़ के आए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, उसने उल्टा क्या किया, उसने इंटरेस्ट दे दिया, ड्राइंग पूछ ली, ऊपर से क्वार्टरली पूछ ली। तो आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा 80,000 को, उसके बाद उसका आंसर 20,000 रुपीज आएगा। आई होप आई एम क्लियर। मेथड निकालने का यही है, फार्मूला यही है हमारे उसके हमारे पास ना। चलिए आगे, सभी का गया। फिर सेकंड क्वेश्चन, ही सेज K, E and H share profits in a partnership firm in the ratio of 5:3:2 with fixed capitals of rupees 40,000, 30,000 and 10,000 respectively. See, अभी भी हमें पता उसने पूछा क्या है, हमें ये नहीं पता, लेकिन अभी तक की लाइन में आपको कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट लग रहा है? मैंने लाइन पढ़ी है, फिक्स्ड कैपिटल लग रहा है, उसको अंडरलाइन कर लो, क्या पता ये बाद में हमारे काम आते हैं। हमें क्वेश्चन में नहीं पता ना, ठीक, क्योंकि ये चीजें वो है जो आपके आंसर को इफेक्ट कर सकती हैं। फिक्स्ड हो तो हमने करंट अकाउंट से पास करना है, आपको पता है। फ्लक्चुएटिंग हो तो हमने कैपिटल अकाउंट से करना है। ये चीज हम दोबारा पढ़ेंगे बाद में, क्या मतलब भूलने जाए, उसको अंडरलाइन करना है। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹6,000। फाइंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेएबल टू K, P एंड H रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे कुछ लग रहा है आपको, कुछ और लग रहा है इसके अलावा? एक तो फिक्स्ड कैपिटल सी हो गई, क्या सिंपली इसको करना है या कुछ और लग रहा है आपको? कुछ और होगा या आप सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर दें? 4,000 K का, 3,000 P का और 1,000 तीसरे पार्टनर H का, ऐसे कर दें। क्या पॉइंट क्या है यहाँ पे? परम दिया तो फिर क्या होता है? वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का उतना बच्चे कैपिटल इंटरेस्ट दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ दिख रहा है आपको? आपके सिलेबस बुक में ना 2 जगह सम आए थे ये वाले, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है कुछ,
जो मैंने बताया सबके सिर में आना है। हाँ जी आ गई याद, बहुत इजी है वो, कौन बता सकता है? इसको चल गया बता सकते, एक 10 सेकंड्स, कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं। जो तीनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ये बता दो कितना कितना आ रहा है मेरे को, कौन बाहर आ जाएगा? 10% है, हाथ से नहीं कैलकुलेट करना है जसलीम, 10% है, एक जीरो काट दिया, 40,000 का 10 निकालने के लिए भी आप पेन पकड़ोगे। हाँ जी है क्या, वहां पे जाते कहीं तो सोल्यूशन है। प्रॉब्लम देख लेना पहले क्या आ रही है। इंटरेस्ट कितना बन रहा है आपका? 8,000, 4,000, 3,000, 1,000, 8,000। प्रॉफिट कितना अवेलेबल है हमारे पास? 6,000। दिस इज द प्रॉब्लम। नाउ सॉल्यूशन। प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास प्रॉफिट था 6,000, इंटरेस्ट बन गया उनका 8,000। अगर कम होता तो फिर तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करके दे ही देते, प्रॉफिट हमारे पास ज्यादा होता। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ज्यादा है। नाउ बिकॉज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बीइंग अ डैश चार्ज और एप्रोप्रिएशन कांट बी मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट्स। 8,000 इंटरेस्ट में दे सकते हैं, तो 8 दे देंगे तो लॉस हो जाएगा 2,000 का, तो हम 6 ही देंगे 6 ही। ना अगेन द पॉइंट इज देना कितना कितना है। अब आंसर आएगा किस रेशियो में देंगे? किस रेशियो में देंगे? रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, नॉट प्रॉफिट शेयरिंग। 6,000 क्या था? प्रॉफिट। 6,000 को दे किस रेशियो में रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। यूज रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। दिस इज द ओनली केस when the profit is distributed but the profit ratio is not applied. The ratio which is applied is ratio of appropriation. याद है 2-3 फॉर्म थे इसके आपके जो चैप्टर 1 है पार्टनरशिप का, है ना? तो जब आपने देखा कि 4,000, 3,000 और 1,000 उसका 8 बन रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों का मिला के एपीएच का, तो हमने ये देखा कि 6,000 हमारे पास अवेलेबल था प्रॉफिट। इसकी रेशियो निकाल लीजिए, ये बन रही है आपकी 431। 431 में 6 को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। वो कहता है कि एपीएच का कितना कितना बनेगा, तो के का कितना बन जाएगा? 6,000 अवेलेबल प्रॉफिट इनटू 4/8, दूसरे का पी का 3/8 और एच का 1/8। ये 4/8 हाफ हो गया 3,000। दूसरे का कितना है? 2250। कितने बनते हैं? 2250 ग्रेड 750। यही है क्या? समझ आ गया पॉइंट क्या था? नेक्स्ट इज चले आगे। और उसने आपसे कैलकुलेशन नहीं पूछी, उसने कहा इंटरेस्ट बता दो कितना है बस। यहाँ आप एक लाइन लिख सकते हो अदरवाइज अपने लिए, उस थोड़ा और क्लियर करने के लिए कि बिकॉज द दैट प्रॉफिट्स आर लेस देन द एप्रोप्रिएशन आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट्स, सो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, दैट इज 431। दैट्स ऑल। मोर देन सफिशिएंट है, चल रहा है, पता कि पॉइंट क्लियर है आपको, कैलकुलेट दिखाने करके दिखाने की वहां जरूरत नहीं है आपको। Should I move further? Next one. He says capital employed in a firm is rupees 3 lakh. The annual profit earned by the firm during 2020 is rupees 60,000. Rate of interest is considered at 15%. Calculate goodwill of the firm. Goodwill of the firm. कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है आपको, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है आपको, और एक आपको एनुअल प्रॉफिट। एनुअल प्रॉफिट मींस एक्चुअल प्रॉफिट, वो दी हुई है। कैपिटल यहाँ किस फार्मूले से निकल सकती है? किस मेथड से निकल सकती है? सुपर से निकल सकती है ना? निकल रही है सुपर से, इसलिए सुपर लग रहा है आपको, अप्लाई करना इजी है क्योंकि वो 60 आपको एक्चुअल दिया हुआ है और 15% आपको नॉर्मल दिया हुआ है। ठीक। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला जो है ओके, सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इज एक्चुअल प्रॉफिट नॉर्मल। एक्चुअल मींस एवरेज, वही बात है, माइनस नॉर्मल। यहाँ पे नॉर्मल कितने आ रहे हैं निकालिए। नॉर्मल प्रॉफिट इज 45,000 एंड एक्चुअल कितने हैं? 60,000। और 60 और दूसरे का 45 का अगर डिफरेंस निकाल लें दैट इज रुपीज 15,000। 15,000 हमारा क्या बन गया? सुपर प्रॉफिट, है ना? इन्होंने यहाँ पे आपको दूसरा नहीं दिया होगा, एन की वैल्यू नहीं है ना यहाँ पे। अगर एन की वैल्यू नहीं है, अगर यहाँ पे एन की वैल्यू नहीं है तो यू कैन कैलकुलेट इट बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड आल्सो। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है? वो फार्मूला गुडविल कैलकुलेट करने का।
बिकॉज सुपर प्रॉफिट के लिए हमें एन चाहिए होती है। चाहे वो लिखते हैं कि 1 ईयर परचेज, तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। इसके मेथड को हम चेंज कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, और वी कैन से कैपिटलाइजेशन ऑफ, यहाँ से कर सकते हैं क्योंकि हमें एवरेज प्रॉफिट के लिए भी हमें एन चाहिए होगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करोगे, उसका फार्मूला क्या होता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का गुडविल का, गुडविल इज इक्वल टू कि एवरेज प्रॉफिट ही करते रहे, सुपर ही करते रहे, वहां पहुंचे नहीं कैपिटलाइज, गुडविल कैपिटलाइज छोड़ देते हैं, बाद में कर लेंगे। एवरेज और सुपर जो था वो आपका वहां कवर हो गया एडमिशन रिटायरमेंट में, बाकी ये दो मेथड हमने किए नहीं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, एसपी कहां से आ गया? एवरेज प्रॉफिट, एसपी तो सुपर वाले केस में आएगा। सोचो, लो 10 सेकंड, फार्मूला सोचो, 10 सेकंड लो, कोई बात नहीं। एवरेज प्रॉफिट माइनस में आ जाएगा, ये कैसे गुडविल आगे माइनस में? चलो लास्ट वाला क्वेश्चन ठीक है आपका कैपिटल, लेकिन माइनस कहाँ से करोगे? एवरेज प्रॉफिट से ही माइनस करोगे। हाउ कैन यू डिडक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम प्रॉफिट्स? कोई लिंक ही नहीं आपस में। करिए, वर्ड होता है, मैंने बताया हुआ, उस वर्ड का मैंने सब्स्टिट्यूट बताया था आपको। इसको ये भी कह देते हैं और ये भी कह देते हैं, याद हो किसी को? चलो छोड़ो उस बात को, आप फार्मूला याद करो। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस सुना है कभी, है ना? कैसे निकालते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस को हम कहते क्या है? तो टर्म होगी ना, सीखने के लिए, समझने के लिए क्या इसका मीनिंग है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, इट इज कैपिटल रिक्वायर्ड इन द बिजनेस। जितनी कैपिटल होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? वो 60,000 के, कितने के ले रहा है प्रॉफिट्स? 60,000 के प्रॉफिट्स वो जो अर्न कर रहा है 15% रेट पे, 15% रेट पे 60,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए हाउ मच कैपिटल शुड हैव बीन इन्वेस्टेड इन द फर्म? कैसे निकालेंगे? मैं सारे आंसर दे रहा हूँ आपको। दैट इज capitalized value of business is average profit into 100 upon NRI। ऐसे कर दे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू मींस रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ द बिजनेस। एवरेज प्रॉफिट आपको दिए हुए हैं 60,000 के, और ये आपको दी हुई है 15%, इसका किया हाफ 4 लाख बन गया। इट मींस अगर उसने जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसने उसके बेस पे 15% के बेस पे प्रॉफिट 60,000 अर्न करना हो तो उसको 4 लाख रुपीस लगाने पड़ेंगे, जबकि वो कितने लगा प्रॉफिट सेम अर्न कर रहा है 3 लाख। तो 1 लाख किस चीज का है? गुडविल का। अब याद करो क्या था फार्मूला? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू मींस, दिस मींस capital required in the business to earn that profit. This means actual capital कि बाकी जने 4 लाख रुपया लगा के कमा रहे हैं 60,000 रुपया, उसने 3 लाख लगाया और 60,000 कमा लिया। 1 लाख कम लगाया, 1 लाख उसकी गुडविल ही तो है, जो पैसा लगाना नहीं पड़ा लेकिन उसने कमा लिया, बिना लगाए कमा लिया। ठीक है, फार्मूला याद करना है गुडविल। दिस इज बाय वे ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये बात कर लीजिए इसको अच्छे से। देन इज सम नंबर 4, K, P and H are partners sharing profits in the ratio of 4:2। इसमें एनएसएसएल भी आपको तय किया हुआ है, ये 2:1:1 भी इजीली हो सकती थी, है ना। और इसको आप कर ही लेना वहां पे 2:2 बजाय कि आप उसको 2/8 लिखो, आप उसको 1/4 लिखना। बात एक ही, सिर्फ आपका एक सेकंड वेस्ट करने के लिए या क्वेश्चन को वेस्ट करने के लिए ऐसा कर देते होते। P retires selling his share of profit to K and H for ₹8,000
5,000 paid by K and 3,000 paid by H. Find the new profit sharing ratio of K and H. ठीक, जो 5,000 3,000 उसने शेयर परचेज किया है K और H ने P से, व्हाट इज दिस? दिस इज गेनिंग रेशियो। और सेलिंग हिज शेयर या कॉन्वेंट पार्टनर्स है परचेज देयर शेयर्स, तो वो गेनिंग रेशियो है। गेनिंग रेशियो 5,000 3,000 मींस 5:3 होगी। उसने पूछा है न्यू करने के लिए ओल्ड वाले में हम क्या करेंगे? ऐड क्या करेंगे? गेन ऐड कर देंगे कि 5/8 और 3/8 ऐड कर दें, ऐसे करेंगे या कुछ और करेंगे? 5/8 इंटू 3/8, 5/8 एंड 3/8 को रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करके करना है, गेन निकालना पड़ेगा। गेन इज नॉट 5:3, इट इज गेनिंग रेशियो व्हिच इज 5:3। गेन निकालेंगे पहले, गेन ऑफ फर्स्ट पार्टनर, कौन है एग्जिस्टिंग पार्टनर में फर्स्ट पार्टनर? K. K's gain is, see ratio was 4:2:2 means 2:1:1। KPH रिटायरिंग पार्टनर कौन सा है? सेंटर वाला, ये वाला, उसका शेयर कितना है? 1/4 एंड गेनिंग रेशियो इज गिवन, इट इज 5:3। इट मींस गेन ऑफ K will be 5/8 into रिटायरिंग पार्टनर शेयर and gain of H will be 3/8 into रिटायरिंग पार्टनर शेयर। तो it will be 5/40 and it will be 3/40। you can see कि 5:3 रेशियो बन रही है। और अगर आप 540 340 को ऐड कर दो 840, उसका न्यू बन रहा है ना? 1/4 ही है ना? 32 है, सॉरी 32 सॉरी, यस 32। तो 5/32 एंड 3/32 जो है अगर आप ऐड करोगे तो 3 और 5 8/32 दैट इज 1/4 जो है वो आपका ओल्ड पार्टनर का शेयर बन गया। ये चेक करने का वे है, इन दोनों को प्लस करने के बाद इसका शेयर बन जाएगा। इसकी रेशियो देखी हो, बस जो आपने मिस्टेक करनी है वो क्या करना है आपने यहाँ 5/8 और 3/8 इसको कर देना। 5/8 3/8 इसकी रेशियो दी हुई है, उसको डायरेक्ट पार्टनर के शेयर से जरूर आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद जो अपने गेन आ गया 532 एंड 332, ये गेन आपका उनकी ओल्ड पे ऐड होगा, फिर न्यू बनेगी। न्यू पूछिए ना उसने, तो न्यू रेशियो ऑफ के विल बी ओल्ड कितना है? 4/8 ओल्ड है, ओल्ड 4/8 2/4 भी कह सकते हैं, प्लस 5/32 gain, and similarly gain new of H is 1/4 plus 3/32। ठीक है, ठीक है ना? ठीक, इसको कर लीजिए, कितना बन जाएगा? 8 16 21/32 एंड 11/11 21:11 जो रहेगी आपकी वो न्यू रेशियो। ठीक है बात? Question number 5. Not for profit organization is a legal entity. Dash legal entity. Separate. कहाँ से आया ये वर्ड? 11th में हमने किया होगा कंपनी में, जॉइंट स्टॉक कंपनी में। It is separate legal existence या entity. Right? So number 6 is on dissolution of partnership firm, spouse loan is transferred to dash. Options मत देखना अभी, options ना देखो, सारी देखोगे सारी लगनी ऑप्शन, यहाँ भी करते हैं यहाँ भी करते हैं। जो आपने किया हुआ है उसको अप्लाई करो। स्पाउस लोन कहाँ ट्रांसफर करते हैं? स्पाउस लोन इज टेकन एज इनसाइडर लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी। आउटसाइडर लायबिलिटी कहाँ ट्रांसफर होती है? रियलाइजेशन में। अब ये लायबिलिटी है, किस साइड ट्रांसफर होगी? क्रेडिट साइड। अब देखो ऑप्शन है आपकी, अगर आप चारों ऑप्शन देखोगे ना, चारों ठीक लगेंगे, अपनी देख लो, उसके बाद देखेंगे अगर सही है गलत है, बात की बात है हमारे पास, है ना? क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। ठीक, आपको याद होगा मैंने आपको बताया भी था कि बैलेंस शीट जब आपको दी होगी डेरिवेशन में जो आपको बैलेंस शीट दी हुई है वो ऐसे दी हुई है। लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज है, राइट हैंड साइड में एसेट्स है, और जो एसेट्स लायबिलिटीज ट्रांसफरेबल है टू रियलाइजेशन अकाउंट वो ऑपोजिट साइड ट्रांसफर होती है। लायबिलिटीज इधर ट्रांसफर हो जाएगी, एसेट्स इधर हो जाएगी।
और क्योंकि ये आउटसाइडर लायबिलिटी है तो यहाँ ट्रांसफर हो रही है, चाहे आप यहाँ से एंट्री कर लीजिए सोच के, है ना। क्या एंट्री बनेगी फिर, ये डेबिट ही हो रहा है, एंट्री बन जाएगी स्पाउस लोन डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट मींस इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, चलेगा। ओके देन सम नंबर 7 इज AP Limited forfeited 1000 shares of rupees 10 each fully called on which rupees 6000 has been paid. Out of these 800 shares were issued upon payment of rupees 7000. What is the amount to be transferred to capital? ये ऐसे वाले क्वेश्चन है हर सैंपल में आ रहा है, अगर नोट किया आपने, हमने 2-3 सैंपल्स किए, ऐसे वाले क्वेश्चन एक सैंपल में आ रहा है रीइश्यूड शेयर्स आर लेस देन और कैपिटल रिजर्व की अमाउंट पूछी हुई है, आया भी 1 मार्क पे। अगर आप देखो हर बार ऐसे हो रहा है, हर बार हम वही पॉइंट लेंगे, जैसे मैंने कल कहा था एंट्रीज नहीं करनी बिकॉज 1 मार्क का है, ना ही हमने पहले गेन निकाल के 1000 शेयर्स या फिर 800 से मल्टीप्लाई करके प्रोपोर्शनल निकाल के माइनस नहीं करना, लंबा पड़ जाएगा। अगर आप देखो 1000 शेयर्स थे, इसमें से वो कहता है कि 6000 रुपए उसने पे कर दिए थे, तो पर शेयर कितने पैसे उसने पे किए, 6 रुपीज। ये अमाउंट फॉरफिटेड आ गई, तो सीधे ही आप अमाउंट 800 को मल्टीप्लाई करो 6 के साथ, अमाउंट फॉर जो हमें चाहिए थी 800 रीइश्यूड शेयर्स इनटू दिस 6 रुपीस जो उसने फॉरफिट किए, ठीक हो गया। अमाउंट फॉरफिटेड हमने निकालना क्या है, कैपिटल रिजर्व, इसमें से माइनस करेंगे लॉस ऑन रीइश्यू, कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए। अब लॉस ऑन रीइश्यू क्या हो रहा है, आप देखो 800 शेयर्स थे, उसने 7000 पे दे दिए, 800 शेयर्स है कितने के, उन्हें फुली पेड है ओरिजिनली, क्या बताया गया हो तो ओरिजिनली जो थे वो होते हैं फुली पेड है, 8000 के हो गए, 8000 वाले कितने में दिए हमने शेयर्स, लॉस कितना हुआ 1000 माइनस कर दीजिए यहाँ से 3800, जितना छोटा सम को आप कर सकते हो, है ना। अगर आप कैलकुलेशन फास्ट करके अपनी, इसको आप हाफ मिनट में भी कर सकते हो। अगर आप इसको करोगे एंट्रीज कर करके लंबी कैलकुलेशन से, फिर 2 मिनट भी कम पड़ जाएंगे, और मैक्सिमम आपके पास 2 मिनट ही है कैलकुलेट करने के लिए सब कुछ, ठीक। और ऑप्शंस अगर दी गई हो तो ऑप्शन सारी चेक करना भी टाइम लेता है, कहीं मेरा ही ना गलत हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर, चलिए सभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रुपीज 2 लाख 6% debentures are issued for consideration other than cash, rupees 3 lakh 8% debentures are issued as collateral security, and rupees 5 lakh 10% debentures are issued for cash. What will be the amount of interest on debentures? What will be the interest on debentures amount? पहला क्या है, उसका इशू किया हुआ अदर देन कैश वाला, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, मिलेगा। दूसरा केस क्या है, कोलेटरल सिक्योरिटी, इसका इंटरेस्ट मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा। कोलेटरल सिक्योरिटी किसके केस होती है, किसी लोन के केस में, और जब तक हम लोन हमारी लायबिलिटी है तब तक डिवेंचर का इंटरेस्ट नहीं पे करेगी, बिजनेस 2 बार इंटरेस्ट नहीं पे करेगा। एक मैंने बैंक लोन ले लिया, उसके बदले में मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, उसकी सिक्योरिटी के लिए मैं डिवेंचर्स दे दी, वहां पर इंटरेस्ट दूंगा, मैं 2 बार इंटरेस्ट देना पड़ा, ठीक है। कोलेटरल का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, डिवेंचर अदर देन कैश वाले का इंटरेस्ट होगा, और डिवेंचर जो आपने कैश के इशू किए उसका भी इंटरेस्ट होगा। कहिए कैलकुलेट, कोलेटरल छोड़ दीजिए, बस इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, देखिए हाँ जी। कोलेटरल छोड़ दीजिए, बाकी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए। 62,000 इतने आ रहे सभी का। एक उसने पे किया है रुपीस 2 लाख पे 6% के हिसाब से, कितना बन गया ये 12,000, और एक इसने छोड़ना है हमने, वो 3 लाख वाला छोड़ देना है, और 5 लाख उसने कैश पे इशू की है, उसका 10% 50 एंड 12 62,000। और वहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है आपको, इस पे लगाना है, इस पे नहीं, पढ़ाना नहीं है आपने वहाँ पे। आपका आंसर कितना है, दैट इज लिमिटेड टू ओनली रुपीज 62,000, दैट्स ऑल। उसने आपसे ये नहीं कहा कि समझाओ कैसे आए, ठीक है। बनाने लग पड़ोगे, इसका इतना होता है, इसका इतना होता है, इसका तो जी होता नहीं है क्योंकि ऐसे होता है। एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए वहाँ पे, 1 वर्ड आंसर आना चाहिए या 1 सेंटेंस, जल्दी वाला काम है ये। नेक्स्ट इज अ स्लीपिंग पार्टनर लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स? हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर? ज़्यादा तो नहीं होता, तो शुरू करो, 4 देखते हैं, 4 कौन से होते हैं। पहला कौन सा होता है,
एक्टिव पार्टनर। दूसरा कौन सा होता है? स्लीपिंग पार्टनर। तीसरा नॉमिनल पार्टनर। चौथा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय स्टॉपर साथ में याद आ रही है। एक और था, एक स्लीपिंग हो गया। डोरमेंट स्लीपिंग जो होता है, हाँ वो पार्टनरशिप टाइप लगा देगा। पार्टनरशिप एंड विल, पार्टनरशिप भी पूछ रहा हूँ। पार्टनर सीक्रेट पार्टनर जो बता दिए थे ना, सीक्रेट लग रहा था, मैं नहीं बताऊंगी, सीक्रेट रह जाएगी शायद। सीक्रेट पार्टनर ये होते हैं, है ना। अब बताओ जो डोरमेंट पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर, whether he is liable to the acts made by the others or not. He is also liable. He is liable. Actually every partner is liable। अगर आप देखो लायबिलिटी सभी की है ना। बस पार्टनर बाय स्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में उसकी लायबिलिटी उतने स्कोप तक है, चाहे वो पार्टनर नहीं भी है। एक सिर्फ माइनर ही पार्टनर था जिसको लायबिलिटी नहीं, है ना, ना वो लॉसेस में पार्टिसिपेट करेगा। सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी है। ऐसे ही एक्टिव पार्टनर की तो है ही, स्लीपिंग की भी है ना, सीक्रेट पार्टनर की भी है। नाम ही सीक्रेट है तो पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर की भी है। नॉमिनल की हो सकता है कहीं देरी कर रही हो शायद, दूसरा ना, है ना। और होल्डिंग आउट स्टॉपर की तो है, तो उसकी उतने एक्ट तक है जितना उसने, हम एग्जांपल ली थी बैंक लोन वाली। अगर वो बैंक लोन उसने करंटली ले ली तो उस केस में उसकी फिर भी लायबिलिटी जो है वो है। ठीक, जो उसने पूछा है स्लीपिंग डोरमेंट पार्टनर का, यस आंसर है इसका, है। 10th, state the nature of revaluation account. Nature of revaluation, what type of account is that? Whether that is a real account or it is a personal account or it is nominal account. It is nominal account. क्यों nominal है ये? क्योंकि इसमें expenses income हम रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए expenses and income are recorded, इसलिए ये nominal है। Then is give the adjusting entry at the closing entry for recording commission allowed to partner when the firm follows fixed capital method. Adjusting entry and closing entry. Closing entry होती है जब हम उसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करें, है ना। और एडजस्टिंग एंट्री क्या है? जब उसको हम पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू पास करते हैं या पार्टनर्स करंट के थ्रू। जो पार्टनर कमीशन है ये आपका एक्सपेंस है या इनकम है फर्म के लिए? एक्सपेंस है, एप्रोप्रिएशन में एक्सपेंस है। और ये ट्रांसफर कहाँ होता है? पार्टनर्स कैपिटल में या पार्टनर्स करंट में? फिक्स्ड कैपिटल में। अब यहाँ पे कहाँ होगा? करंट में, बिकॉज़ पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो इस केस में जो आपकी एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी दैट विल बी एडजस्टिंग एंट्री। दैट विल बी पार्टनर्स कमीशन डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। जितनी उसकी अमाउंट दी हुई है, ये कैलकुलेट करने को बोला आपने, नहीं दी है वो। पार्टनर्स कमीशन डेबिट क्यों? क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। देन टू पार्टनर्स करंट अकाउंट बिकॉज़ कैपिटल्स आर फिक्स्ड। अगर यहाँ ना बताया होता या बताया होता फ्लक्चुएटिंग है तो यहाँ टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आता था। दिस इज एडजस्टिंग एंट्री। ठीक, क्लोजिंग एंट्री कौन सी होगी? जो उसको हम प्रॉफिट लॉस में या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में डालेंगे। यहाँ पे कहाँ जाएगा ये? एप्रोप्रिएशन में कि प्रॉफिट लॉस में? एप्रोप्रिएशन, बिकॉज़ पार्टनर कमीशन है, इट इज एन एप्रोप्रिएशन। तो एंट्री आपकी बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। क्लोजिंग एंट्री, दिस इज क्लोजिंग एंट्री, दिस इज एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री पासिंग थ्रू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। क्लोजिंग एंट्री उसे क्लोज कर देना, खत्म कर रहे हैं उसको, पार्टनर कमीशन को। अल्टीमेटली एंट्री क्या बच रही है आपकी? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स करंट। लेकिन एंट्री आपने दो पास करनी है, एक पहले एडजस्ट करना है उसको करंट में डाल के, उसके बाद आपने उसको एप्रोप्रिएशन में डालना है, ठीक है, या प्रॉफिट लॉस डालना होता है बाहर डालते हैं, जो भी केस होता है। क्लोजिंग एंट्री प्रॉफिट लॉस में, ठीक। देन इज नंबर 12, उस पे कर रहे हो, सारे लिख रहे हो ना। There are 300 members of a club each paying an annual subscription of ₹100. Subscription received during the year was ₹25,000 and subscription received in advance at the beginning of the year was ₹2,000. What amount will be credited to income and expenditure account? What amount will be credited? 30,000। बाकी का तो हमारे पास शॉर्टकट है ना, एक
हम नहीं वो प्लस माइनस करेंगे। अगर आप करके भी देखोगे ना तो भी उसने आपसे अमाउंट पूछी है, आप बोलिए 300 into 100 30,000, बात खत्म। कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना प्री रिसीव्ड है, कितना एडवांस दिया हुआ था, ओपनिंग क्लोजिंग, कुछ नहीं देखना आपने। whenever you have been given the number of members and per member amount, simply multiply that to calculate the income receipt नहीं, हाँ जी रिसीट में प्लस माइनस करना, रिसीट प्लस माइनस करना। वो दी भी होती है हम तब भी ना करते। अगर दिया होता ना कि इतनी रिसीव कर ली है, सपोज इतनी ड्यू थी, ओपनिंग क्लोजिंग इतनी एडवांस थी, ओपनिंग, हमारे लिए ये सारा कुछ जो है वो यूजलेस है जब हमारे पास दो चीजें हों, एक नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक पर मेंबर कितनी अमाउंट है, मल्टीप्लाई कर दीजिए जब इनकम निकालनी है। क्योंकि बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो है ना बैलेंस शीट की है, उसने यहाँ बैलेंस शीट पूछा ही नहीं आपसे कोई, या उसने पूछा होता है ड्यू कितनी है जी एट द एंड वाली, फिर हम फार्मूला लगाते हैं SI SR SPC SA वगैरह, है ना, यहाँ जरूरत नहीं। देन है आपका सम नंबर 13, मनी लिमिटेड forfeited 2000 shares of 10 each fully called up for non payment of first call of ₹2 per share and final call of ₹2 per share। तो यहाँ से कोई अमाउंट आप कैलकुलेट कर सकते हो। अभी हमने पूछा, सोचा नहीं, उसने पूछा क्या है, कौन कौन सी अमाउंट निकल लेंगी आपकी, साथ साथ निकलनी चाहिए। अमाउंट 450 कितनी आ रही है वो 6 पर शेयर, कितनी बन रही वो जो हमारे काम आ सकती है। एक आ गई 12,000 जो अमाउंट 450 आ गई, साथ ही में दूसरी अमाउंट कौन सी है, साथ इसी लाइन में ही कॉलिंग एरिया से जब कहते हैं ना, कॉलिंग एरिया कितनी बन गई वो 8,000, 20,000 की शेयर से 12 उसने पे कर दिए 6 के हिसाब से, नॉन पेमेंट ऑफ ₹4 पर शेयर 8 वो बन गई। आगे चलते हैं, he says 500 of these shares were issued at 7.50 per share, what amount goes to capital reserve and what will be the net balance in the forfeited account, half of mark के दो गुणे, what amount goes to the capital reserve। अब हमें 500 शेयर्स की चाहिए यहाँ पे ना, हमारे लिए अमाउंट 450 हम 500 शेयर में निकालेंगे, 500 शेयर इनटू 6 रुपीस जो पेड है, तो अमाउंट 450 आपकी बन गई 500 into 6 3,000, this is amount 450 minus loss on reissue to calculate that capital reserve। फर्स्ट जो पार्ट पूछा हुआ है 500 शेयर्स का कितने में रीइश्यू कर रहा है वो 7.5, कितने का शेयर था 10, कितना लॉस हुआ 2.5, 500 into 2.5 1250 minus 1250, it means 1750 जो अमाउंट है that will be ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ऐसे ही होगा, ठीक, एक हमारा आंसर आ गया। एंड ही सेज व्हाट विल बी द अमाउंट व्हिच विल बी बैलेंस इन द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। कैसे करते होते थे हम, अब बैलेंस पूछा तो लेजर अकाउंट ही याद आता है, लेजर से करके देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे करते थे, अमाउंट फॉरफिटेड टोटल 12,000, ऐसे ही। उसके बाद एक रीइश्यू किया हमने, डेबिट किया होगा 1250, एक हमने डेबिट यहाँ किया होगा 1750, कुछ और तो नहीं, तो बैलेंस कितना बच गया इसका 9,000। या फिर इसे ना करना हो और शॉर्टकट नहीं करना चाहिए इसको, ऐसे चेक करने के लिए 1 मार्कर है, इतना लंबा नहीं जा सकते। What will be the balance in the share forfeited account? It will be the gain on the shares which have not been reissued. How many shares have not been reissued? 1500 पर शेयर कितना पैसा हमने फॉरफिट किया 1500 to 6 9,000। no need to go from that point of view, बहुत लंबा हो जाएगा। 1 मार्क का डोंट वांट कि आप उसमें किसी भी क्वेश्चन 1 मिनट ज्यादा लगाओ, हमने 20 मिनट बचाने के लिए बात की, ठीक है। तो आंसर तो आ जाएगा, बात को स्पीड की, ये नहीं कि आंसर किसी का रह जाएगा, सबका 9 ही आना है। इससे करोगे तो 9 ही आ रहा होगा। अगर आपको उसका लॉजिक पता होगा, लॉजिक क्या है, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में जो बैलेंस होता है उसका लॉजिक क्या होता है, दिस इज द गेन विद अमाउंट फॉरफिटेड ऑन दोज शेयर्स व्हिच हैव नॉट बीन रीइश्यूड। 2000 शेयर्स थे, 500 उसमें हमने रीइश्यू कर दिए, 1500 बच गए। पर शेयर हमने 6 लिया था, आपने देखा लिखा हुआ 4 नहीं लिए, 6 लिया था, तो 1500 into 6 करके 9000 आपका आंसर आ गया। सिंपल, एक हाफ मार्क उस 9000 का, तो हाफ मार्क आपका इसका 1750 है ना।